किसी मोड़ पे रुको तुम, जो हो जाते तेरे जाना, उसे देख कर कहो तुम, कभी उन्हीं रास्तों पर मुझे एक मिली थी लड़की। लड़की भी क्या अजीब थी, गहरे समंदरों सी। जब भी कभी वो हंसती, मुझे ये गुमान होता कि कभी वो रो पड़ेगी, रोते हुए कहेगी, जीना है कितना मुश्किल, लगता नहीं कहीं दिल। लेकिन वो अजब लड़की, हंसती तो हंसती रहती, एक लफ्ज भी न कहती, मेरे दिल की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती। उसे देखकर यूं लगता किसी डूबती सी कश्ती को किनारा मिल गया हो। वो जो खुद से थी बेगानी, मेरे रूप में उसे एक सहारा मिल गया हो। लेकिन हुआ फिर ऐसा, उसे जब थमाया मैंने शादी का अपना कार्ड, मुझे देखती रही वो, कुछ सोचती रही वो। उसकी उदास आंखें थी हैरानियों में डूबी। लेकिन वो अजब लड़की उस दिन भी थी तो हंसती थी। हंसने से उसके आंसू गालों पे आ पड़े थे। उसकी हंसी में मुझको एक दर्द सा मिला था, जिसके लबों पे कोई शिकवा था ना गिला था। फिर यूं हुआ कि मुझसे कहीं खो गई वो लड़की। उसे ढूंढता हूँ अब तक, जाने वो कब मिलेगी। रोते हुए कहेगी, जीना है कितना मुश्किल, लगता नहीं कहीं दिल। कभी यूं ही चलते चलते ऐ काश ऐसा होके। बारिश थम चुकी थी, मौसम के तेवर भी जारहाना नहीं रहे थे। उसकी किस्मत के बहुत देर तक इधर उधर देखने के बावजूद उसे कोई और जी नफ्स वहां से गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया था। बहुत ज्यादा मजबूर होकर वो गाड़ी की पिछली साइड पर आई थी। उस लम्हे उसे रह रह कर सोजान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि कहीं से वो सामने आता और वो उसका मुंह नोच लेती। ना वो उसे लेने यूनिवर्सिटी आता, ना वो इस मुसीबत में फंसती। उसके दिमाग में ये तो ख्याल ही नहीं था कि जल्दबाजी तो उसने की थी, बिला वजह शक में पड़कर अपना खून अलग जलाया, हमाकत अलग की, और जो परेशानी उसकी वजह से सोजान को उठानी पड़ी होगी वो अलग। चलो जल्दी जल्दी धक्का लगाओ, भाई मैं कोई फारिग आदमी नहीं हूँ कि तुम्हारे मूड का इंतजार करता खड़ा रहूं। उसे सोच में डूबा देखकर वो शख्स फिर खुफगी से बोला था। अंजिशा को कड़वा घूंट पी कर रह गई। गाड़ी बंद थी मगर इंजन चल रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी मगर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मुफ्त में अजीब परेशानी बन गई थी। वो जितना खुद को कोसती कम था। क्या बात है, खाना वाना नहीं खाती हो? क्या देखने में तो अच्छी खासी सेहतमंद दिखाई देती हो मगर धक्का लगाने में जीरो हो। उसे हाँफते देखकर वो शख्स मुस्कुराते हुए करीब आया था। अंदिशा का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो बोली तो उसके लहजे में शोलों की सी आंच थी। देखिए अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, मेरी दरख्वास्त पर आपने मेरी मदद करने की कोशिश की। वो क्या है कि गुस्से में मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, सामने की चीज भी दिखाई नहीं देती, वगरना आपको मदद के लिए जहमत देने की बजाय मैं अपने कजन को कॉल कर लेती। मोबाइल है मेरे पास, अब प्लीज आप जाएं अपना काम करें, मैं अभी अपने कजन को कॉल करके बुला लेती हूँ। अरे वाह, ये खूब कही, 2-4 साल बड़े लोगों को अंकल कह देती हैं आप। भाई लोग सही कहते हैं, औरतें उम्र चोर होती हैं। खैर, अब मदद के लिए मैदान में कूद ही पड़े हैं तो मदद करके ही जाएंगे। चलो फिर से कोशिश करते हैं। अजब ढटाई से कहता वो शख्स बिना उसके तेवरों की परवाह किए उसकी पुश्त पर आया और अगले ही पल नहायत दीदा दलेरी का मुजाहिरा करते हुए उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक लम्हे के लिए तो वो समझ ही ना सकी कि हुआ क्या है। अगले लम्हे जैसे ही वो हवा से ने काम किया तो उसने खुद उस उधेड़ उम्र शख्स की गिरफ्त से निकालने के लिए पूरी कुव्वत लगा दी, मगर वो खुद को आजाद करवाने में कामयाब ना हो सकी। उस वक्त जो शैतान सिर्फ इंसान उसके करीब था वो उस पर हावी था और उसे घसीट कर गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि बंद गाड़ी के अंदर वो अपने नापाक इरादों को अमली जामा पहना सके। अंजिशा को लगा जैसे बस जिंदगी यहीं तक थी। कितनी अजीब बेबसी थी कि वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। वो चलाना चाहती थी, सारा आसमान हिलाकर रख देना चाहती थी, मगर हवास कुछ यूं सलब हुए थे कि उससे चलाया ही न गया। खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर दिमाग जैसे मफलूज हो गया था। दिल था कि खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। कब आंखों से आंसू गिरे, कब दिल ने अपने खालिक हकीकी को पुकारा, कब गिर गिरा कर उससे मदद की दरख्वास्त की।
उसे पता ही नहीं चला। वो तो जैसे बेहोश होने के करीब थी। तभी कोई वहां आया था। क्या हो रहा है यहाँ? कड़क आवाज में आने वाले ने पूछा था। एन उसी लम्हे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को नरम बिस्तर में मौजूद पाया। उसकी माँ उसके सरहाने बैठी कुछ पढ़कर फूंक रही थी, जबकि मंचली बहन मुतफक्कर सी उसकी पाइंती की तरफ बैठी शायद उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। वो हैरान हैरान सी उठ बैठी। तभी उसकी बहन बोली, लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे अब्बू लाए हैं तुम्हें, बेहोश हो गई थी तुम। उफ मेरे खुदा। माँ की इतला ने उसे सब याद दिला दिया था, वो मुसीबत भी जो अचानक गले पड़ गई थी। क्या होता अगर अल्लाह उसके सच्चे दिल से निकलती दुआ ना सुनता? क्या होता अगर मोजज़ाती तौर पर उसका बाप वहां अचानक टाइम पर ना पहुंचता? ये तस्वुर ही कितना खौफनाक था कि वो एक हंसती खेलती जिंदा जावेद लड़की से चलती फिरती लाश में बदल कर उम्र पूरी करती। तस्वुर ही इतना खौफनाक था अगर जो हकीकत हो जाती। वो अच्छी खासी खौफजदा हो गई थी जब उसकी माँ ने बताया, डॉक्टर अभी 5 मिनट पहले चेक करके गया है। तुम्हें सायरा और सोजान भी आए हुए हैं। तुम्हारे अब्बा बात कर रहे हैं उनसे। तुम आराम करो, मैं अब जाकर देखती हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वो हमेशा की तरह खामोश और संजीदा थी। अंदिशा ने इस बात में सर हिला दिया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं। वो आराम से पलके मुंदे लेटी रही। मिसिज अजीम ने कमरे में कदम रखा तो उन्होंने अपने शोहर को कहते सुना, देखिए बहन, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, कोई बोझ तो होती नहीं कि गले से उतार कर इधर उधर फेंक दिया जाए। नाइला ने जब अंदिशा आपके हवाले की, मैं तब भी खास रजामंद नहीं था, मगर आज मैंने अपनी आंखों से जिस हाल में अपनी बेटी को देखा है, मेरी रूह कांप गई है अंदर से। क्या होता अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता? मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। कौन जिम्मेदार बनता इसका? कौन अपनाता उसे? बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसकी हिफाजत उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। आप सही कह रहे हैं भाई साहिब, मुझे आपकी किसी बात से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर मेरा अल्लाह जानता है मैंने अंजिशा को कभी पराई बच्ची नहीं समझा, कभी उसकी तरबियत और हिफाजत में कोताही नहीं की, हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह जान से लगा कर रखा है। आज भी टाइम से पहले सोजान को भेजा, पता नहीं कैसे वो इतना गाफिल हो गया कि उसे अंजिशा के तनहा गाड़ी ले जाने की खबर ही नहीं हुई। मिसिज साहिर रोहानसी हो रही थी। अजीम साहिब ने अपना हाथ उनके सर पर रख दिया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मेरी बच्ची बाहिफाजत मुझे मिल गई, यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मुझ पर शुक्र है उस पाक रहमत का। मेरी आंखें खोल दी, वरना लोग तो सालों से न जाने कैसी कैसी बातें सुना रहे थे कि जवान लड़का साथ रहता है इस घर में, अगर कभी किसी कमजोर लम्हे शैतान गालिब आ गया तो क्या बनेगा, मगर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। अब मुझे भी यही फिक्र लाहक है। नहीं भाई साहिब, प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरा सोजान ऐसा नहीं है। वो तरफ ही तो उठी थी। बेटे से मुतल्लिक ऐसी बात सुनकर खुद सोजान का चेहरा भी खुफत से सुर्ख पड़ गया था, मगर वो खामोश था। कमरे में एक मर्तबा फिर अजीम साहिब की आवाज ही गूंज रही थी, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरे सामने पल का जवान हुआ है, मगर आग और घी को इकट्ठा रख कर अगर हम ये उम्मीद करें कि आग घी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अंजिशा जवान है, खूबसूरत है, बचपन की बात और थी और अब हालात कुछ और हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रही होंगी। बुरा वक्त कभी भी किसी से पूछकर नहीं आता। मैं शरीफ आदमी हूँ, सारी उम्र की जमा पूंजी बस ये इज्जत ही है। मिसिस साहिर के पास इस मर्तबा कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी सोजान बोला, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने और आंटी ने मेरी अम्मी की मोहब्बत में उनकी तन्हाई और तकलीफ का एहसास करते हुए बचपन से अब तक अंजिशा को हमारे सुपुर्द किया। आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकते हम। मगर एक बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ना तो मैं बद किरदार हूँ, ना कभी आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में भी कोई गलत ख्याल आ सकता है। आपकी बेटी दुनिया की आखिरी लड़की हुई तब भी मेरी जिंदगी का फैसला मेरी माँ के हाथ में ही होगा। किसी के एतबार को ठेस पहुँचाने वाले लोग नहीं हैं हम। जहाँ तक कल के वाक़ये की बात है तो इसमें भी सरासर आपकी बेटी की बेवकूफ़ी है। उसे यूनिवर्सिटी से पिक करने के बाद उसे बताकर मैं अपने एक दोस्त से घर उसकी माँ के लिए दवाइयाँ पकड़ाने गया था। अभी 10 मिनट नहीं हुए थे कि ये बिना बताए गाड़ी भगा कर ले गई। बहरहाल मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, आपकी बेटी है, आप जो चाहे फैसला करें, मगर एक बात है,
किसी को कोई चीज खुद देकर वापस ले लेना अच्छी बात नहीं है। कोई चीज नहीं, मेरी बेटी है वो। उसकी लंबी चौड़ी वजाहत के बाद अजीम साहिब का लहजा कमजोर हो चुका था। सोजान उठ खड़ा हुआ। खुदा आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। चले अम्मी, बहुत देर हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। उसका लहजा रुड हो चुका था। अजीम साहिब की पेशानी पर बल पड़ गए। हाँ चलो। मिसेस साहिर अजीम साहिब का रवैया महसूस करते हुए खुद भी उठ खड़ी हुई। ये अलग बात थी कि उनकी टांगें जैसे टूट सी गई थी। जिसे छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करने में इतने साल लग गए थे, उसी बच्ची को असल मालिकों ने पराया करने में एक मिनट नहीं लगाया। उनका दिल बेहद बोझल था। वो कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो अंदिशा जाग रही थी। उन्हें देखकर उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जाने क्यों उसके पास रुकते हुए उनकी आंखें भर आई थी। अंदिशा तरफ उठी। आप रो रही हैं? क्यों? देखिए, मैं बिल्कुल ठीक जिंदा सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अच्छी बात है। अम्मी चलें, मुझे देर हो रही है। सोजान की बात और लहजे ने उसे चौंकाया था। वो तो समझ रही थी शायद उसके लिए बेहोश हो जाने की वजह से परेशान है, मगर सोजान का रवैया बता रहा था कि बात कुछ और है। क्या बात है आनी? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें अब मेरी माँ की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदिशा के मुतफक्कर लहजे पर वो तप कर बोला। जवाब में उसकी आंखें भर आई। सोजान, अम्मी प्लीज आ जाएं जल्दी, मुझे जाना है कहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से मना करता और अगले ही लम्हे पलटकर गेट की तरफ बढ़ चुका था। अंदिशा के आंसू उसकी पलकों पर ही अटके रह गए। बेहद हैरानी से उसे कति बदले हुए मूड में जाता देखती रह गई थी। रात किसी असेब की तरह सारे माहौल पर अपने पर फैलाए साहिर विला में बेसुकूनी बखेरे को तैयार थी। सोजान घर पर नहीं था। अंदिशा के घर से वापसी पर वो मिसेस साहिर को घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ निकल गया था। उस वक्त से अब तक वो अकेली बैठी रो रही थी। साहिर साहिब के कुछ पुराने दोस्त आए थे। वो उनसे फारिग होकर आए तो उन्हें तन्हा बैठे रोते देखकर हैरान रह गए। क्या बात है, सब ठीक तो है? पता नहीं, उन्हें देखकर उनके आंसुओं में मजीद रवानी आई थी। वो परेशान हो गए। अंदिशा कहाँ है? अपने घर, मुंह फेर कर भराए लहजे में उन्होंने जवाब दिया था। वो मजीद हैरान हुए। क्या मतलब अपने घर? उसका घर तो यही है। उसका घर नहीं है ये, उसके बाप का घर ही उसका घर है। किसी को पाल पोस कर भरा कर देने से वो आपका नहीं हो जाता। पहली मर्तबा मिसेस साहिर ने अपने शोहर के सामने दिल की भड़ास निकाली थी। उन्हें खुशी हुई। मैं समझा नहीं, तुम कहना चाहती हो कि वो अपने बाप के घर चली गई? हाँ, मगर क्यों? और इस क्यों के जवाब में मिसेस साहिर ने उन्हें कल से अब तक के सारे हालात तफसीलन कह सुनाए। ओह, तो ये बात है। मगर तुम्हें फजूल में रोने की जरूरत नहीं। मैं अंजू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो वहाँ रहने वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। देखना, वो सब लड़ झगड़ कर कल सुबह ही वापस यहाँ आ जाएगी। साहिर साहिब का लहजा बेहद मजबूत और खुशगवार था। सायरा बेगम के दिल को ढाढ़स मिली। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी के लिए फिर से कोशिश कर लेंगे। कहने के साथ ही वो हंसे थे। मिसेस साहिर हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई थी। सोजान घर आया तो रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। साहिर साहिब और सायरा बेगम उसका इंतजार करते करते ही सो चुके थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद वो सीधा कमरे में चला आया था। बदन थकन से चूर, जबकि दिल अजीब से दर्द से निढाल था। उस वक्त उसके घर वापसी भी जिगरी दोस्तों के साथ बिला वजह झगड़ा करके हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस करके रख दे। कमरा साफ सुथरा सेट किया हुआ था, मगर उसे एक आंख नहीं भाया। सिर्फ कमरा ही क्या, उसे कोई चीज एक आंख नहीं भा रही थी। जूते उतार कर स्लीपर पहने और किचन में आया। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। फ्रिज बंद होने की वजह से वो ज्यादा ठंडा नहीं थी। उसने खींच कर दीवार पर दे मारी। फ्रिज भी जोर से यूं बंद किया कि सारा हिल कर रह गया। रात इतनी तकलीफ दे कभी नहीं थी जितनी उस रोज महसूस हो रही थी। उसे कभी महसूस नहीं हो सका था कि कोई उसके लिए इतना अहम हो चुका है कि उसके न होने से सांस सीने में उलझने लगे।
उस रोज मेहंदी की रात जब उस पर मुंकशफ हुआ था कि अंजिशा उसके लिए कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बहुत खास है, तो वो बहुत उलझा था। उसका मेकअप धोकर साफ करने के बाद उसे खुद भी अपनी इस हरकत पर गुस्सा आया था, मगर दिल के चोर का क्या करता, जो बिल्कुल अचानक कूद कर सामने आ गया था। बिल्कुल अचानक उस पर यह मुंकशफ हुआ कि अंजिशा को कोई मर्द पसंदीदगी की निगाहों से देखे या सराहेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बस उसकी थी और किसी को यह हक हासिल नहीं था कि वो उसके वजूद की खुशबू भी पा सके। उस रात भी वो बहुत मुस्तरिब रहा था। सारी रात आंखों में काट कर भी दिल को करार नहीं मिला। मेहंदी के बाद बारात और दीगर तकरीबात भी यूं ही गुजर गई, मगर उसे करार नहीं मिलना था, सो ना मिला। शादी के बाद घर वापसी के बजाय शुमाली इलाका जात की तरफ सैरो तफरी का प्रोग्राम भी 100% उसी ने तय किया था, ताकि वो खुद को वक्त दे सके और जो जज्बा अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसे चारों शाने चित कर रहा है उसे शिकस्त दे सके। मगर उसे इस प्लानिंग में भी कामयाबी नसीब ना हो सकी, तो उसने हार मान ली और शुमाली इलाका जा से वापसी के सफर के साथ ही उसने फैसला कर लिया कि वो अब अपनी मोहब्बत और उसकी शिद्दत को हरगिज अंजिशा से मख्फी नहीं रखेगा। बल्कि यही नहीं, वो मिसेज साहिर से बात करके अपने और उसके ताल्लुक को एक मजबूत हवाला देगा, ताकि कोई उनके दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी ना कर सके। मगर वो नहीं जानता था अंजिशा अपनी बेवकूफ़ी और शक से उससे पहले ही सारा खेल बिगाड़ कर रख देगी। जितना उस वक्त उसे उस अहमक लड़की पे गुस्सा था, यकीनन वो पास होती तो जरूर उसके हाथों अपना मुंह तुड़वा चुकी होती। सारी रात यूं ही गुजर गई थी। जलते सुलगते कहते फजर की आजान हुई तो उसे कुछ सुकून मिला। तब ही फौरन उठकर ठंडे पानी से वजू किया और फिर मुकम्मल दिल जमी के साथ पूरे खुशू खुजू से नमाज फजर अदा की। सुबह की सफेदी अभी नमूदार नहीं हुई थी। वो बिस्तर पर आया तो अगले चंद ही लम्हों में नींद की मेहरबान परी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। मिसेस साहिर जिस वक्त नमाज से फारिग होकर उसके कमरे में आई, वो पुरसुकून गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता हुआ देखकर बेसाख्ता अपने हकीकी मालिक का शुक्र अदा किया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। कोई मुझे बताएगा कि अब्बू और सायरा आने के माबैन क्या बात हुई है? सोजान और सायरा बेगम के घर से निकलते ही अंजिशा ने जैसे आसमान सर पर उठा लिया था। अजीम साहिब शदीद गुस्से से कमरे से बाहर आए थे। हाँ, मैं बताता हूँ, तुम आज के बाद इस औरत के घर नहीं, अपने बाप के घर में रहोगी। क्यों? उनकी इतला पर वो भौंचा सी गई थी। क्यों? क्यों से क्या मतलब तुम्हारा? कल तुम्हें जिस हाल में मैं घर लाया, सब भूल गया तुम्हें? नहीं, सब याद है, मगर इस सब में सायरा आंटी का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, तो फिर आप उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? कौन सी सजा दी है? उसे अपनी बेटी वापस ली है। उनके लिए यही सजा है, आपकी जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, हर सूरत हर ख्वाहिश पूरी की। अब जब उस बेटी का सुख देने का वक्त आया तो आपको याद आ गया कि आपकी कोई तीसरी बेटी भी है जिसे आपने वापस लेना है। बस, ज्यादा जुबान दराजी की जरूरत नहीं है, जुबान काट कर हाथ में दे दूंगा। अभी यही कर सकते हैं आप। मगर सुन ले, मैं सायरा आनी और साहिर अंकल की बेटी हूँ। उन्हीं का ये हक है कि वो मेरी जिंदगी का फैसला करें। मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, वो अच्छी तरह समझते और जानते हैं। बेफिक्र रहें आप। मुझे अगर कुछ होगा तो हरफ उनके नाम और तरबियत पर ही आएगा, आप पे नहीं। वो शुरू से ऐसी ही जीदार और मुंह फट थी। अजीम साहिब को उसकी आंखों की बगावत में घर पर अपनी हुक्मरानी का वजूद खतरे में पड़ता नजर आया। तभी क्लिस कर बोले, देख लिया नाइला बेगम, देख लिया ऐसी नाहिंजार औलाद को कैसे सगे बाप के सामने तर तर बोल रही है। यही तमीज दी है तुम्हारी सहेली और उसके मियाँ ने उसे। नहीं, ये आपका खून है अब्बा, जो गलत बात के खिलाफ रगों में दौड़ रहा है। बकवास बंद कर अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेहतर होता अगर कल तुम्हारे साथ वो सब हो जाता जो मेरी वजह से नहीं हुआ, फिर देखता मैं कैसे तर तर जुबान चलती है तेरी। अजीम साहिब अब गुस्से से हाँप रहे थे। नाइला बेगम जो कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, जल्दी से लपक कर आगे बढ़ी और गुस्से से हाँपते अजीम साहिब को पकड़कर उनके कमरे में ले गई। खैर तो उनकी जान को भी नहीं थी, मगर बेटी की हिफाजत जरूरी थी, सो उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। अंजिशा ने अजीम साहिब के अल्फाज पर दुख से मुस्कुराते हुए पलकों पर अटका हुआ आंसू उंगली पर मुंतकिल करके फिजा में उछाल दिया।
ये बाप हैं हमारे, हाय। और क्या बनता होगा इन बेचारी लड़कियों का, जिनके बाप हमारे बाप की तरह शकील कल्ब होते होंगे। अपनी बहन की तरफ देखते उसने सर्द आह भरी। जवाब में वो खामोशी से सर झुका कर रह गई। दिल ढल रहा था। वो साहिर विला जाने के लिए पर तोल रही थी, जब गालों पे थप्पड़ों के सुर्ख निशान लिए नाइला बेगम ने उसे रोक लिया। तुम्हारी तबीयत अभी ज्यादा बेहतर नहीं है अंजू, अभी रुक जाओ, कल चली जाना, मुझे कुछ बात भी करनी है तुमसे। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। उनके गालों पे थप्पड़ों के सुर्ख निशानात ने उसकी सारी हवा निकाल दी थी। वो समझ गई, औरत चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी मजबूत क्यों ना हो, मर्द की बुर्बरियत उसे रेत बनाकर हवा में उड़ा देती है। उस रात वो अपनी माँ के साथ उन्हीं के बिस्तर पर सोई थी। नाइला बेगम ने उसे बताया था कि अजीम साहिब उसकी दोनों बड़ी सीधी सादी बहनों का रिश्ता एक दूर पार के गांव में अनपढ़ लड़कों के साथ तय कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लड़कों की बहन के साथ खुद उनके अपने भांजे का चक्कर चल रहा था। मगर इन लोगों की शर्त थी कि वो वट्टे सट्टे के बगैर रिश्ता नहीं करेंगे, लिहाजा सिर्फ बहन की खुशी के लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। नाइला बेगम ने जितना एहतजाज करने की कोशिश की, उतनी मार खाई। अब तो उनमें मजीद एहतजाज करने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। अंजिशा को हमेशा की तरह अपने बाप के सफाक रवैये ने बदजन किया था, मगर वो क्या कर सकती थी सिवाय दुआ और तसल्ली के। लिहाजा माँ को तसल्ली देकर सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द करने को कहा और सुकून से सो गई। बरसों बाद माँ के वजूद की खुशबू ने उसे हकीकत की तलख दुनिया से ख्वाबों की मीठी वादी तक पहुँचाने में बस चंद लम्हे लिए थे। अगली सुबह माँ के हाथ से सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद बगैर बाप के मुंह लगे अपनी बहनों से मिलकर और उन्हें माँ का ख्याल रखने की तलकीन करके वो साहिर विला में चली आई थी। सायरा बेगम किचन में नाश्ता बना रही थी, जबकि साहिर साहिब बाहर लॉन में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। जैसे उसने गेट क्रॉस किया, वो उसे देखकर मुस्कुरा दिए। जवाबन अंजिशा ने उन्हें विक्ट्री का निशान दिखाया। सोजान कमरे में सो रहा था। वो जानती थी वो देर से भी उठता है, कभी मामूल की तरह साहिर साहिब से मिलकर सीधी किचन में चली आई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सायरा बेगम उसकी चहकती आवाज पर बेसाख्ता चौंक कर पड़ती, फिर उसे हर रोज की मानी नजरों के सामने देखकर रोते हुए उससे लिपट गई। वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची आ गई तुम? शाबाश है, बिना बच्ची को बताए, बिना बच्ची की मर्जी जाने उसे चुपचाप उस चिड़िया घर में सर से उतार कर फेंक आई। अब यहाँ उस बच्ची की मोहब्बत में आंसू बहाए जा रहे हैं। खुद उसकी अपनी आंखें उनकी उस दर्जा मोहब्बत पर भर आई थी, मगर उसने खुद को छुपा लिया। मिसेस साहिर उसके शिकवे पर मुस्कुरा दी। सुधर जाओ अंजिशा, नहीं तो किसी दिन बहुत पिटाई लगाऊंगी। जहे नसीब, अच्छा बताएं, नाश्ता बना लिया कि रहता है अभी? बना लिया, बस मेज पर लगाना है। चले, वो मैं लगा लेती हूँ, आप बैठिए चलकर। शाबाश। वही उसका एतमाद, खुशगवार अंदाज, उनका दिल ठंडा ठार हो गया। बेशक साहिर साहिब का कयास बिल्कुल दुरुस्त था। साहिर साहिब नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। मिसेस साहिब नाश्ते से फारिग होकर अपने कामों में लग गई। अंजिशा ने किचन और खाने की मेज दोनों साफ कर दी थी। तकरीबन 12 का टाइम था जब उसे दोबारा भूख लग गई थी। अभी वो नाश्ता लेकर बैठी थी जब सोजान फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आया। नजर उस पर पड़ी तो वो बेसाख्ता ठिठक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता। उसके खुफकी भरे सवाल का जवाब उसने नहायत एतमेनान से मुस्कुरा कर दिया तो वो तप गया। क्यों? भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी थी तो अपने घर से करके आती। कल रात का गुस्सा वो अब उतार रहा था। अंजिशा के एतमेनान में कोई फर्क नहीं आया। अपने घर में ही कर रही हूँ, ये मेरा घर है। और मेरा क्या मेरा नहीं है? नाश्ते से हाथ रोक कर उसने बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा था, जबकि उसने खुफगी से मुंह फेर लिया। इस सवाल का जवाब तुम्हारे वालिद साहिब मुझसे बेहतर दे सकते हैं तुम्हें। कहने के साथ ही वो रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया था। अंजिशा की भूख अचानक खत्म हो गई। सारा दिन यूं ही बेकुली नजर हो गया। शाम ढली, फिर रात भी आ गई, मगर सोजान नहीं आया। जितनी ज्यादा वो बेचैन और बेकरार थी, उतना ही वो बेनियाज बना हुआ था। ईशा की नमाज के बाद उसने अपने कान जैसे दहलीज पर रख छोड़े थे। जरा सी कोई आहट होती और उसका दिल धड़कने लगता। देर तक वो सायरा बेगम के साथ उनके कमरे में बातें करती रही, सिर्फ इस उम्मीद पे कि घर आते ही वो सीधा माँ के कमरे में आता था।
8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 बजे तक सायरा बेगम को भी नींद सताने लगी। मजबूरन वो उन्हें सोने की तलकीन करती वहां से उठ आई। साहिर साहिब भी सो चुके थे मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सारा घर खामोशी का किला बना जैसे उसे निगल लेने के दरिपे था। रात के 12 बज रहे थे जब वो सर्दी से कांपती अपने कमरे में आई थी। जाने सोजान को क्या हो गया था, वो क्यों इतना कठोर बन गया था। करवट के बल लेटी वो कब उसे सोचते सोचते सो गई, उसे खबर ही नहीं हुई। अभी उसे सोए बामुश्किल 15 से 20 मिनट ही हुए थे जब गाड़ी के हारन ने लाशौरी में भी उसे हड़बड़ा कर उठ बैठने पर मजबूर कर दिया। सोजान गाड़ी पार्क करके लाउंज में आया तो वो सर पे दुपट्टा जमाती उसके सामने आन खड़ी हुई। ये कौन सा वक्त है घर वापस आने का? तुम्हें इससे मतलब? उसे अब तक अपने घर में मौजूद अपने लिए जागता देखकर जाने क्यों उसे अजीब सी खुशी हुई थी, मगर उसने जाहिर नहीं की। उसकी आंखें इस वक्त भी बेहद थकी हुई और बोझल थी। अंजिशा उसे देखकर रह गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो सोजान? कोई बात है, कोई गिला है तो खुलकर कहो। यूं अजनबी बनकर क्यों पेश आ रहे हो मेरे साथ? उसका हाथ थामते हुए उसने अपनी तरफ से सुलह के लिए पहल की थी, मगर सोजान ने उसका हाथ झटक दिया। सो जाओ चुपचाप जाकर, एवं दिमाग मत खाया करो मेरा। उसका हाथ झटक कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अंजिशा उसकी इस दर्जा बेगानगी पर शदीद हर्ट होने के बावजूद किचन में चली आई। सायरा बेगम ने बेहद लजीज साग बनाया था। अंजिशा की जान थी साग में, उसकी खुशी के लिए वो साग बनाती थी। सोजान को शुरू में साग पसंद नहीं था, मगर अंजिशा के साथ अक्सर लंच और डिनर करने की वजह से वो भी साग पसंद करने लगा था। इस वक्त भी अंजिशा ने अपने और उसके लिए इकट्ठा सालन निकाला, फिर गरम गरम मकई की रोटी और चाय बनाई। सोजान जब तक फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने किचन में आया और टेबल सेट कर चुकी थी, वो हैरान रह गया। उसे लगा शायद वो उसके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे में जा चुकी होगी, मगर वो तो टेबल लगा कर बैठी थी। उसके पिछले 2 रोज से मरी भूख अचानक जाग उठी थी। तुमने ना हक जहमत की, मैं अपना इंतजाम खुद कर सकता हूँ, कुर्सी घसीटकर धीमे लहजे में कहते उसने बावर कराया। अंजिशा ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई। जानती हूँ कोई नई बात करो। नई बात यही है कि तुम्हें तो इस वक्त अपनी अम्मी अब्बू के पास अपने घर पर होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कोई तकलीफ है मेरे यहाँ होने से? बताओ। नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? जब कोई तकलीफ नहीं तो यूं अजनबी बनकर पेश आने का मकसद? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जैसे भी पेश आऊं, फर्क पड़ता है तभी पूछ रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं पता क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक दूसरे का दिल हाल समझते और जानते थे, मगर दोनों चुप रहे थे। इन दोनों में से कोई भी दूसरे के सामने अयान नहीं होना चाहता था। इस वक्त भी यही हुआ था। हॉट पॉट से रोटी निकालते हुए सुजान ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। आंटी कैसी है? ठीक है। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। तुम ठीक हो? अब वो उससे पूछ रही थी। जवाब में सुजान ने लाइट ब्राउन आंखों में हजारों गिले समेटे तंज से उसकी तरफ देखा। तुमने ठीक छोड़ा है मुझे? अंजिशा की हार्ट बीट मिस हुई थी, मगर वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? उसके उलझन भरे सवाल पर उसे होश आया कि क्या कर रहा है। तभी संभल कर बोला, बगैर किसी गफलत और कसूर के तुमने सबकी नजरों में मुझे मुजरिम बना दिया है, हालांकि मैं तुम्हें बता कर गया था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो अब नजरें चुरा रही थी। सुजान ने उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। हाँ, तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो कसूरवार तो तुम हो। क्यों? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि बिना सोचे समझे अकेली गाड़ी भगा कर ले जाओ? कहा नहीं, पर मजबूर तो तुमने ही किया था। पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं। तो फिर ऐसे क्यों कह रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे तुमने कहा था कि दोस्त की माँ को दवाइयों की जरूरत है, उन्हें दवाइयाँ पहुँचानी है, मगर हुआ क्या? गेट में जवान खूबसूरत लड़की खड़ी नजर आई और तुम घुस गए उनके घर में, ये सोचे बगैर कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की तुम्हारी गाड़ी में भी बैठी है, जिसे कोई हादसा भी पेश आ सकता है। शर्म करो, इतना बदकिरदार समझती हो तुम मुझे? जहाँ लड़की देखी वहीं दिल का सौदा कर दिया। खुदा जाने कोई मजबूरी तो हो नहीं सकती थी हंस हंस कर बातें करने और फिर घर में घुस कर बैठ जाने की। कब हंस हंस कर बातें की मैंने? तुम मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो यार? ठीक है, नहीं सोचती मैं गलत,
तुम बताओ, तुम क्यों गए थे उनके घर में, जबकि उस वक्त घर में कोई मर्द भी नहीं था? कोई मर्द नहीं था इसीलिए तो गया था। शाबाश है। पहले पूरी बात सुन लिया करो, फिर जितना घटिया सोचना हो बैठकर सोचती रहा करो। ओके, मैं उनके घर में शौक से नहीं गया था, बल्कि उस लड़की ने मुझसे पूछा था क्या मुझे ड्रिप लगानी आती है। मैंने इस बात में जवाब दिया तो उसने रिक्वेस्ट कर दी कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर पर कोई नहीं, लिहाजा मैं ड्रिप लगा दूं। सिर्फ उस लड़की की बेबसी और उसकी माँ की हालत देखते हुए मैंने ड्रिप लगाने की हामी भर ली। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी मजबूरी से फायदा उठाकर पीछे से तुम कोई अनोखा ही कारनामा सर अंजाम दे बैठोगी। इस बार सोजान ने वाकई उसे चारों शाने चित कर दिया था। ऐसी सूरत हाल हो सकती है ये तो उसने सोचा ही नहीं था। सोजान को उसकी खामोशी से तकवीयत मिली। तुम जैसी पागल लड़कियां भी होती हैं जिनकी अकल को उनका शक दीमक की तरह चाट लेता है, अगर उससे वो किसी का नहीं सिर्फ अपना ही नुकसान करती हैं। कितनी बातें थी मेरे दिल में जो तुमसे शेयर करनी थी, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। इस बार खुफी से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। अंजशा शर्मिंदा सी बगैर किसी वजाहत के चुपचाप सर झुकाए बैठी रह गई। मेरे हम सफर, तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा, उसे देखते उसे झीलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, मेरे बेखबर तेरे नाम पर। वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे। वो जो एक रब था दरमिया, वो बिखर गया। किसी शाम ऐसी हवा चली जो बर्ग थे सरे शाख जा, वो गिरा दिए। वो जो हर्फ़े दश्त थे रेत पर, वो उड़ा दिए। वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशान पा भी मिटा दिए। मेरे हम सफर वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से। वो हाथ भर का था फासला तेरे हाथ से मेरे हाथ तक, कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। तो मेरे सफर का शरीक है तू जो दरमिया से निकल गया, किसी फासले के शुमार से, किसी बेयकीन के गुबार से, किसी राह गुजर के हसार से। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है, मेरे हम सफर। एक्सक्यूज मी सर। अपने ऑफिस में बैठा नजरें मुकम्मल इन्हामाक से लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए वो तेजी से कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। ना चाहते हुए भी अपनी तवज्जो काम से हटानी पड़ी। यस, उसके यस कहते ही सेक्रेटरी फौरन अंदर चली आई थी। जी? आबरू उठाते उसने सेक्रेटरी से मुदाखलत की वजाहत मांगी तो वो बोली, सर, कोई जब्बार साहिब हैं, इमरजेंसी आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है उन्हें जंगल की अहम मालूमात से मुतल्लक फौरी आपसे बात करनी है। ठीक है, भेजिए। उसका मूड आज सुबह से खराब था, वजह खुद उसकी समझ से बाहर थी। अगले 2 मिनट के बाद एक उधेड़ उम्र का मेहनती सा शख्स उसके मुकाबिल बैठा था। जी जब्बार साहिब, हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सर, शर्मिंदा ना करें, आप तो रब की रहमत बनकर इस इलाके में आए हैं। आपकी खिदमत हमारा फर्ज है, मगर आप कभी मौका ही नहीं देते। आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है। जब्बार साहिब, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आपने कुछ बताना था जंगल से मुतल्लक, सब खैर तो है? जी सर, अभी तक तो खैर है, मगर आगे खैर नजर नहीं आ रही। क्यों, कोई मसला है? जी सर, मैं समझा नहीं। मैं तफसील से समझाता हूँ सर। मैं इस इलाके और जंगल का पुराना मकीन हूँ। मेरे अबाओ अजदाद की उम्रें भी यहीं पूरी हो गई। आपके आने से पहले जो अफसर यहाँ काम कर रहे थे वो अपनी मुलाजमत से मुखलिस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने ओहदे का सौदा कर लिया। मतलब कुछ लोग जिनके लिए ये जंगल और ये वादी इस्तेमाल की चीज थी, उन्होंने पैसे लेकर इन्हें इजाजत दी कि वो यहाँ के रास्ते को इस्तेमाल करें, यहाँ से कीमती लकड़ी चोरी करें और अपने गुंडे और बाश नौजवान यहाँ जंगल में पुनाह गजीन करें। बात अगर यहाँ तक रहती तो कोई मसला नहीं था, मगर बात अब बढ़ गई है सर। वो लोग अब जंगल के मासूम जानवरों को पकड़कर उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ज्यादातर नायाब परिंदों और जानवरों की तलाश में रहते हैं। अक्सर कोई लड़की बाली किसी काम से जंगल का रुख करे तो वहाँ छुपे उनके कारिंदे उसे परेशान करते हैं, जबरदस्ती दस्त दराजी की कोशिश करते हैं। कब से हो रहा है ये सब? पिछले 3-4 साल से। कोई नुकसान? 2 लड़कियां इज्जत से हाथ धो बैठी। कई कीमती परिंदे और जानवर पकड़कर बेच दिए गए। सैकड़ों के हिसाब से खड़े दरख्त
गिरा कर उनकी लकड़ी शब की तारीकी में चोरी कर ली गई। कुछ बता सकते हैं कौन लोग हैं ये? जी सर, बाहर की पार्टी है। एक लड़का इसी इलाके का मकीन है। वही इस पार्टी और यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर के दरमियान मामला तय करवाता है। बिगड़ा हुआ नवाब है। बाप सुना है बहुत नेक और परहेजगार इंसान था, मगर बेटा उतना ही शैतान निकला। कोई गलत काम नहीं जो ये ना करता हो। गरीब लड़कियों को फोन कॉल्स पे फंसाकर उनके आगे सौदा कर देना, शराब खुद बनाकर सप्लाई करना, तमाम बड़े मुजरमों को पनाह देना, गर्ज कोई ऐसा गलत काम नहीं जिसमें ये मुलव्वस ना हो। क्या नाम है? समान अहमद। उम्र? यही कोई 35 से 40। शादीशुदा है? जी सर, अभी 3-4 साल पहले शादी हुई है, मगर सुना है बीवी पर भी बहुत जुल्म करता है। बच्चे? बच्चे नहीं है सर। ठीक है, मेरी मुलाकात सेट करवाएं उसके साथ कहीं। फिलहाल उसका एतमाद जीत कर फिर चारों शाने चित करेंगे उसे। अभी हाथ डालने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा। उसे तो शायद पकड़ लेंगे, मगर बगैर सबूत के ना कोई सजा दिलवा सकेंगे, ना उसके फैले हुए अड्डों तक रसाई हासिल हो सकेगी। जी ठीक है सर, जैसे आप बेहतर समझिए। ताबेदारी से कहता जबार उठ खड़ा हो गया था। सोजान ने उस शख्स के खुलूस और इतनी अहम मालूमात पर न सिर्फ उसका शुक्रिया अदा किया, बल्कि भरपूर मोहब्बत से मुसाफे के साथ उसका शाना थपक कर हौसला अफजाई भी की। रूखी फीकी बेमतलब सी जिंदगी को एक नया उन्वान मिल गया था। मोहब्बत में ना सही, कम अज कम वो अपने फर्ज में कामयाब होकर दुनिया को ये जरूर दिखा देना चाहता था कि वो एक बदकिस्मत नाकाम शख्स नहीं है। मगर तकदीर शायद यहाँ भी उस पर मेहरबान नहीं थी। शाम ढल रही थी। सोजान ने एक नजर रिस्ट वॉच पर डाली, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। बिल्कुल अचानक उसका दिल काम से उचाट हो गया था। वो भी ऑफिस से निकलने का सोच ही रहा था जब हादिया की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी सीट से उठते उठते उसने उसकी कॉल पिक की थी। जवाबन वो खुशगवार लहजे में बोली, वालेकुम सलाम, कहाँ हो? इस वक्त कहाँ हो सकता हूँ सवाए ऑफिस के। हाँ ये तो है, आज शाम के खाने के बारे में क्या प्रोग्राम है? कहीं बाहर डिनर करोगे या क्यों, आज शाम में कोई खास बात है? ऑफिस से निकलकर वो अब गाड़ी का लॉक खोल रहा था। हादिया ने उसकी याददाश्त पर मातम किया। बिल्कुल खास बात है। क्या? जनाब की सालगिरह है आज। ओ शिट यार, तुम हमेशा याद रखती हो और मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वो खफीफ सा मुस्कुराया था। दूसरी तरफ हादिया हंस दी। कोई बात नहीं, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। बड़े लोग? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। अब की बार वो खुलकर हंसा। तभी वो बोली, खाने का नहीं बताया तुमने? मुझे भूख नहीं है यार, लेकिन अगर खाने का बिल तुम अदा करो तो मैं खाने की हामी भर सकता हूँ। वाकई? बिल्कुल। चलो ठीक है, तुम निकलो ऑफिस से, मैं बस 10 मिनट तक ज्वाइन करती हूँ तुम्हें। ठीक है, कुछ जरूरी बात भी करनी है तुमसे। खैरियत? हाँ हाँ खैरियत ही है। तुम पहुंचो, फिर बैठकर बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं मोहित को बता दूं उसकी कॉल आ रही है। हाँ बता दो, होने वाला शोहर है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है उस बेचारे का। गाड़ी का लॉक खोलते हुए वो मुस्कुराया था। हादिया खिलखिलाकर हंस दी। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉल मुनक़ता हो गई थी। अगले 25 मिनट बाद दोनों करीबी रेस्तोरां में एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। हाँ कहो, क्या बात है? क्या अंजिशा के मुतल्लिक़ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हादिया की बात दुरुस्ती से काट कर उसने रुख फेर लिया था। उसे फौरन गलती का एहसास हो गया। फिर वो कदरे शर्मिंदा हुई थी, मगर उसने जाहिर नहीं किया। जाहिर करती तो सुजान की तकलीफ मजीद बढ़ जाती। कोई खास बात है? मेरे पेशे से मुतल्लिक खास भी है। वो उदास हो गया था। हादिया को अफसोस हुआ। ऐसी क्या बात है? सवात जाना है कल मुझे, और तुम मेरे साथ चल रही हो मेरी मंगेतर की हैसियत से। सोजान का मूड बेहद संजीदा हो चुका था। हादिया चौधरी को भी संजीदा होना पड़ा। कोई खास वजह? किसी का एतमाद जीतना है इसलिए। तुम्हारी जॉब में इस तरह के एडवेंचर कब से शामिल हो गए? एडवेंचर नहीं है, ये प्लान है। कैसा प्लान? तुम खुलकर कुछ बताओगे? यार तुम हमेशा बात की जड़ तक क्यों पहुंचना चाहती हो? कभी किसी बेजरर इंसान पर एतबार भी कर लिया करो। एतबार है तुम पर, मगर तुम जानते हो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करोगे तो मैं कुछ ऐसे क्या कर पाऊंगी तुम्हारे लिए? फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करूं। ठीक है, ना करो शेयर, कम अज कम मंगेतर बनाने की वजह ही बता दो। कोई एतराज है तुम्हें मेरी मंगेतर बनने पर? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अलबत्ता मोहित को हो सकता है। उसकी खैर है, उसे मैं संभाल लूंगा। जाना कहाँ है? एक रईस ज़ादा है, सामान।
بہت سے غلط کاموں میں براہ راست ملوث ہے، اسے اس کے غلط کاموں کی سزا دلوانی ہے۔ تمہاری مدد اس لیے چاہیے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور تم اس کی بیوی سے دوستی گانٹ کر باقی معلومات لے سکتی ہو۔ اس کی بیوی مجھے اس کے بارے میں معلومات کیوں دے گی؟ کیونکہ وہ خود اس کے ظلم کی شکار ہے۔ چلو دیکھتے ہیں پھر کل کیا ہونا ہے۔ بائی دا وے، نکلنا کب ہے؟ صبح 9 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ کوئی اور حکم؟ کھانا کھاؤ۔ وہ خود کسی رئیس زادے سے کم نہیں تھا۔ ہادیہ اس کے حکم پر سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں سوزان، موعد، انجشا اور وہ ایک ہی گروپ کا حصہ تھے۔ جب تک وہ لوگ یونیورسٹی سے منسلک رہے، ان کے گروپ کو ہمیشہ رشک اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ موعد اور اس کی منگنی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی ہو گئی تھی، جبکہ انجشا اور سوزان کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہی رہے۔ اس وقت کھانا کھاتے ہوئے پرانے دنوں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں مسکراتی رہی، جبکہ سوزان اس سے قدرے بے نیاز اپنی ہی تانے بانے میں گم برائے نام کھانا کھا کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد ہادیہ نے بل پے کرنے کے لیے پاؤچ کھولا تو اس نے اسے منع کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح خود ہی بل کی ادائیگی کر دی۔ شام ریشمی آنچل کی طرح سرکتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ اگلا طلوع ہونے والا دن اپنے دامن میں ان دونوں کے لیے کیسا طوفان چھپا کر لا رہا ہے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ وہ دونوں جس وقت سوات پہنچے وہاں دھند اور برفیلی ہواؤں کا راج تھا۔ ہادیہ کی حقیقی معنوں میں کلفی جم گئی تھی، مگر سوزان پر جیسے موسموں نے بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تھا۔ جینز کی بلو پینٹ اور سفید شرٹ میں ایک عام سی اونی جیکٹ کے ساتھ سارے راستے وہ بے نیاز بنا چلتا رہا۔ جبار صاحب نے اس کی سمان احمد سے ملاقات طے کروا دی تھی۔ اس وقت وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیسے اسے اپنے اعتبار کے شیشے میں اتارنا ہے، جب ہادیہ نے اس کے خیالات میں خلل ڈالا۔ قدرت نے اس علاقے کو بہت فیاضی کے ساتھ خوبصورتی سے نوازا ہے نا سوزان؟ کتنے دن رکیں گے ہم یہاں؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سمان احمد سے ملنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کیا وہ آ رہا ہے ہمیں خوش آمدید کہنے؟ نہیں، اپنے خاص آدمی کو بھیجا ہے اس نے ہمیں ریسیو کرنے۔ اور وہ کہاں ملے گا؟ یہی اسی وادی میں، یعنی کہ الرٹ ہو جائے ہم۔ بالکل۔ وہ گاڑی روک چکا تھا۔ ہادیہ نے پرس سے آئینہ نکال کر اپنا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وادی کمراٹ کا بے مثال حسن نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بھی ارد گرد دیکھ رہی تھی جب ایک بلیک شراڈ سست روی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رک گئی۔